हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस सीरीज, जहां हम जेई मेंस 2026 को लेके जो बच्चे सीरियस हैं उनके लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप आने वाले और आए हुए जेई के क्वेश्चंस को देखते हो, जहां से आप एक नई स्ट्रेटजी रिवर्स रिवीजन टेक्निक के थ्रू कंसेप्ट्स को समझते हो और अच्छे तरीके से अपनी क्वेश्चन टैकिंग पावर को इंप्रूव करते हो। तो लेट्स सी, हमने पहला लेक्चर खत्म कर चुका है जहां आपने क्वाड्रेटिक को स्टार्ट किया था। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे विद हिज थ्योरेटिकल नॉलेज। आपने देखा होगा कि मैंने थ्योरी को साथ में पॉइंट आउट करते हुए चला था उस टाइम पे, और यहाँ अपन ने बहुत सारे सवाल करे थे। आप देखोगे तो आप इस लेक्चर को मिस कर चुके हो, तो डेफिनेटली इस लेक्चर को जाकर देख लेना। बहुत सारे कंसेप्ट आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे, बहुत कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वहां से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा था। हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम देखने वाले होंगे कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लो। और मैंने बोला था कि ये जो आपके पास जो चैप्टर में पढ़ाता हूं, जो क्वेश्चंस में कराता हूं, इन चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स जो होते हैं ये आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। आप वहां से उसको फॉलो करके उस लेक्चर्स के जो भी पीडीएफ्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन सॉल्विंग फॉर टुडे सेशन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन इज इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। आप ध्यान दीजिए कि ऐसे सवाल आपने पहले देखे हैं और नहीं देखे हैं तो अब देख लीजिए, क्योंकि ऐसा ही सवाल जेई मेंस 2026 के अंदर भी आने वाला है। अगर आप 2026-2027 को अटेम्प्ट करने वाले हो तो ये लेक्चर्स केवल आप ही के लिए डिजाइंड है, अगर आप सीरियस हो इन एग्जाम्स को लेके तो। ठीक है ना। देखिए, अगर हम आपके साथ में देखते हैं इन क्वेश्चंस में, आप देख सकते हो सबसे पहले क्या बोला गया है हमें कि भाई x बिलोंग्स टू r है और ये इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट आप इस वाले केस में कैसे अपने आप को कंसिडर करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है इस केस में, आपको ढूंढने होते हैं कि मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स जो हैं और कांस्टेंट वेरिएबल्स कौन से बन सकते हैं, नए वेरिएबल जिनको हम अगर वेरिएबल मान लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए और हम किसी नॉन इक्वेशन की तरफ, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ पाएं। तो फॉर दैट पर्पस आप अगर देखो तो यहाँ पे ये √3 + √2 है और ये √3 - √2 है, तो दोनों टर्म्स अलग हैं, पावर तो सेम है। तो अगर इसको हम t मानना चाहें तो नहीं मान पाएंगे, बिकॉज ये t है तो ये t नहीं बन पा रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो अगर आप, तो आप देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, बताओ 1 आ रहा है बेटा। तो एक बात आप ध्यान रखना, जब भी ऐसे टर्म दिखे आपको सिमेट्रिक वाले, तो अगर a × b 1 है तो ऑब्वियस सी बात है कि a की वैल्यू कितनी होगी 1/b, या b की वैल्यू कितनी होगी 1/a। मतलब कि अगर इस वाले टर्म को आप t कंसिडर करते हो तो ये वाला टर्म ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है आपके लिए 1/t। ये खासियत होती है जब a × b 1 होगा तभी होती है, ध्यान रखना। तो जब भी आपको a × b 1 दिखे यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर थ्योरी। मतलब यहाँ पे क्या, अगर इसको आप t मानते हैं तो ये बन जाएगा 1/t इक्वल्स टू कितना है 10। यहाँ आपने t किसको माना है, t माना है आपने √3 + √2 टू दी पावर x² - 4 को। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, ये हो जाएगा t² - 10t + 1 = 0। ठीक है बच्चा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आप बताइए कैसे सॉल्व हो जाएगा। सिंपली है तुम्हारे पास t इक्वल्स टू, यहाँ से आप निकाल सकते हो 10 + -√b² मतलब 100 -4ac मतलब -4/2a, तो 2। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 96 आ रहा है ना। 96 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर देखोगे आप तो ये 16 × 6 है फाइनली, तो 4 बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 10 ± 4√6/2, मतलब अल्टीमेटली दिस विल बी कन्वर्टिंग टू 5 ± 2√6। करेक्ट, ये आपके पास टर्म बनकर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, ये तो t की वैल्यू है सर, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। बोला क्या है, ns का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सेट में, मतलब इस वाले इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू हो सकती है, मतलब x के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं वो निकालना है आपको। तो आपने पहले t की वैल्यू निकाल ली, t कितना आया भाई, तो आपने t किसको माना था, आपने माना था t √3 - √2 सॉरी +√2 टू दी पावर x² - 4 को, और ये आपका क्या आ गया है 5 + 2√6 एंड 5 - 2√6 आ गया है। तो आप अगर ध्यान से देखो, अगर इस टर्म का आप स्क्वायर करते हो तो आप बताओ क्या मिलेगा आपको, 3 + 2 + 2√6 दिख रहा होगा आपको फर्स्ट थिंग। और अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करो आप, बताओ √6 का मतलब कितना होगा,
2.5 के अराउंड, या 2.5 थोड़ा कम ही होगा मेरे ख्याल से। √6 का मतलब कितना, 2.6 के अराउंड की 2.5 के अराउंड, 2.5 होता है 6.25, तो वो से थोड़ा बड़ा है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी अल्टीमेटली अगर देखने को जाए तो, है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि अगर ये वैल्यू हम देखते हैं, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये किसके बराबर है बताओ, ये बराबर है 3 + 2 मतलब 5 + 2√6 के। मतलब वी कैन से कि सर जो ये अगर आप इससे इक्वेट करते हो इस इक्वेशन को, तो x² - 4 को किसके बराबर होना पड़ेगा बताओ, 2 के, क्योंकि ये टर्म क्या है, ये टर्म है √3 + √2 का स्क्वायर। तो आप बताओ यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिलेगा x² - 4 = 2, मतलब x² = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सिंपली आपके पास प्लस या माइनस √6। तो दो वैल्यू यहां से x की आ रही है, प्लस या माइनस √6, बट इस वैल्यू को हम 5 - √6 के बराबर भी तो कर सकते हैं, मतलब √3 + √2 to the power x² - 4 can be equated to 5 - 2√6 also। अब आपको दिख रहा है, बताओ ये क्या है आपका, ये है √3 - √2 का स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा मैं अगर इसको चाहूं तो क्या लिखता हूं बताओ, इसको बोलूंगा 1/√3 + √2 है सर ये, क्योंकि कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर करना है √3 + √2 की बेस से। तो ये फाइनली इसको क्या बोल सकते हैं, सर ये √3 + √2 की पावर कितनी है बताओ, -2। नाउ वी कैन कंपेयर अगेन एंड वी कैन से कि x² - 4 जो है वो -2 के बराबर है। दैट मीन्स x² किसके बराबर है सर, 2 के बराबर है, तो x की भी दो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, +√2 और -√2। तो अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए। तो आप देखोगे तो ये चारों के चारों सॉल्यूशन जो आई हैं, ये सब क्या आई हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, चारों रियल हैं, मतलब हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा, 4 के बराबर। ये सिंपल सा सवाल आपको जेई लेवल पे देखने को मिलता है, जहां पे आप आसानी से सोच सकते हो। यहाँ का फंडा मेनली क्या था, ये t और 1/t वाला कंसेप्ट। तो इसके लिए मैंने आपको थ्योरी दी है कि अगर a × b क्या है 1, तो आप यहाँ सिंपली क्या सोचते हो कि a = क्या होगा 1/b, और इस बात को यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपन इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले। एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन को पहले, फिर हम डील करेंगे इसको। देखो साथ साथ चलते हैं ना। अगर ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे, तो जब भी ऐसे इक्वेशन मिले जहां पे सिमेट्रिक कोफिशिएंट दिखे आपको, देखो ये 4 3 2 1 0 कोफिशिएंट मिल रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है ये 8 और 8 सेम है, यहाँ कोफिशिएंट 1 और 1 सेम है ना। तो आप कुछ मत किया करो, आप सिंपली इस मिडिल टर्म के जो कोफिशिएंट हैं उससे टोटल टर्म्स को डिवाइड कर दो। मतलब क्या, अगर मैं पहले तो एक काम करता हूं कि e की पावर x को t मान लेता हूं, हम चाहते हैं मेरा टर्म सिंपल फॉर्म में रहे, ना कि कॉम्प्लिकेट फॉर्म में। तो टर्म बनेगा तुम्हारा t की पावर 4 + 8t³ + 13t² - 8t + 1 = 0। अब मैंने आपसे क्या कहा कि मिडिल वाले टर्म के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर दो। एक्चुअली मिडिल वाले टर्म से डिवाइड कर दो, तो 13t² तुम्हारे पास है ना, तो t² से इसको डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट से नहीं वेरिएबल से। ठीक है, फायदा क्या मिलेगा, ये देखो अपॉन t² करोगे ना, तो बताओ पहला टर्म तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे पहला टर्म मिलेगा सिंपली t²। अगला क्या मिलेगा, अगला मिलेगा 8t। अगला क्या मिलेगा 13 सिंपली। अगला क्या मिलेगा -8/t। अगला क्या मिलेगा 1/t² इक्वल टू कितना 0। अब अगर ध्यान से देखते हो ना, तो ये दोनों देखो आपस में कंबाइन कर सकते हैं अपन, और ये दोनों भी आपस में कंबाइनेबल हैं। कैसे कंबाइनेबल है सर, देखो t² + 1/t² को अलग कर दो, और ये 8 टाइम्स t - 1/t को अलग कर दो, और +13 रहने दो भी ऐसे ही जैसे था। फायदा क्या होगा इसका, थोड़ा सा ध्यान से देखते हो आप, तो ये टर्म भी t - 1/t के फॉर्म में कन्वर्टेबल हो जाएगा। कैसे, देखो इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं t - 1/t का होल स्क्वायर, मतलब t² + 1/t² -2 2 × t × 1/t, t कैंसिल, कितना बचा 2। तो -2 हमने इसको दे रखा है ना, तो हमें +2 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि ये बनाने के लिए हमने इस टर्म में -2 ऐड किया होगा, तो हमें +2 भी ऐड करना पड़ेगा ना यूटिलाइज करने के लिए, तो +2 ऐड कर दिया। अब +8 टाइम्स t - 1/t + 13 = 0। अब आपको केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है, अगर कंबाइनली सोचें तो t - 1/t। तो यू कैन कंसिडर दिस t - 1/t एज अ न्यू वेरिएबल z।
इससे फायदा क्या मिलेगा, यू विल गेट अ न्यू इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक, जो हमें नोन होती है। ये बन जाएगी सर जेड स्क्वायर फिर क्या प्लस 8z प्लस 15 इक्वल टू 0, है कि नहीं, प्लस 15 इक्वल टू 0। नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस। तो जगह जेड स्क्वायर मतलब z प्लस 5 इंटू जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से z की वैल्यू तक कितनी आ गई, एक तो -5 और एक और कितनी आ गई -3। अब z था कौन, z था t माइनस 1/t। एक बार इसको 5 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, एक बार -3 ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बनेगी, लेट्स सॉल्व दीज टू। देखो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, ये और ये तुम्हारे पास -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, चलेगा। यहाँ से बताओ t की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, चलेगा। तो ये बार कंबाइन करते हैं फाइनली, ये हो जाएगा -5 प्लस √29 अपॉन 2 और साथ में क्या आया -5 माइनस √29 अपॉन 2, दो तो यहाँ से आ गई। आप बताओ यहाँ से क्या आया, -3 प्लस √13 अपॉन 2 और -3 माइनस √13 अपॉन 2। तो अल्टीमेटली अगर देखें आप, ये 3 है ना, अगर अल्टीमेटली अपन देखें तो हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ से। तो प्रॉब्लम क्या थी कि बताओ t कौन था, e की पावर x था ना बेटा, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो जो भी निगेटिव वाली वैल्यूज हैं वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि t कौन था, e की पावर x था ना। तो आप बताओ कौन कौन सी वैल्यू जाएगी अपने हाथ से, एक तो ये वैल्यू जाएगी जो नेगेटिव दिख रही है, ये भी नेगेटिव है क्या, नहीं, √29 क्या है, 5 से बड़ा नंबर है, तो ये फाइनली पॉजिटिव आएगा, तो वी कैन टेक दिस वन। यहाँ √13 3 से बड़ा है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, चलेगा। ये नेगेटिव है तो ये नहीं चलेगा। मतलब ओवरऑल अगर देखो तो t की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, एक तो आ गई e की पावर x जो कि t था, किसके बराबर है, √29 माइनस 5 अपॉन 2 के, और √13 माइनस 3 अपॉन 2 के। तो आप दोनों ही केस में x निकाल सकते हो, x क्या हो जाएगा ln √29 माइनस 5/2 और ln √13 माइनस 3/2। तो अल्टीमेटली हमारे पास रियल सॉल्यूशन कितना है बताओ, केवल 2 ही आए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। तो हमने क्या बोला सर, 2 सॉल्यूशंस आए एंड बोथ, अच्छा ये भी निकालना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, यही पता करना पड़ेगा। तो आप देखो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बोलते हो, अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है मतलब ln की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। अगर ये अंदर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ln का वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव। कैसे पता है, ये ग्राफ तुम्हें याद होगा ln वाला, आप देखो ये x = 1 होता है, तो अगर 1 से हम आगे बढ़ेंगे तो ln की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। अगर 1 से पीछे रहेंगे तो ln की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ठीक है, ये आप ध्यान रख लो, सिंपल सा। तो आप बताओ ये 1 से बड़ा है छोटा है, √29 का मतलब कितना होगा, लगभग 5.5 पकड़ लेते हैं, 5.5 माइनस 5 तो 0.5/2, मतलब नेगेटिव आ गया ना, क्योंकि अंदर वाला क्या आया, 1 से कम आ गया। तो ये वैल्यू क्या है भाई, ये तो नेगेटिव है भाई। इसको देखो √13 का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग अगर बात करें तो 3.6 के अराउंड, है ना। तो 3.6 माइनस 3 0.6/2, तो ये भी 1 से कम आ रहा है, मतलब ये भी क्या है तुम्हारे पास, नेगेटिव ही आएगी ना। तो क्वेश्चन ने भाई बोला था कि कितने रूट हैं भाई, तो 2 सॉल्यूशन हैं और दोनों के दोनों क्या हैं अपने, नेगेटिव। क्लियर है। तो ऐसे वाले पैटर्न वाले सवाल जो होते हैं, जो पैटर्न में दिख जाए आपको, इनको ध्यान रखना कि इनमें मिडिल टर्म को, मिडिल जो वेरिएबल होता है उसी पावर से हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है और ट्राई करना है ऐसे पेयरिंग करने का, जैसे अपन ने यहाँ किया है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बड़ा ही ट्रिकी सवाल है ये, एकदम मजा आएगा आपको बनाने में। एक बार बस मैं इसमें टाइमर लगा देता हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार बच्चे सोचें इस बारे में कि सवाल ने एक्चुअल में क्या बोला है आपसे, और आप कैसे सोच सकते हो, है ना। मैं एक बार टाइमर लगा दे रहा हूँ इसके लिए, बस चलो स्टॉप वर्ड लगा देते हैं, काउंटडाउन था ना, 1 मिनट का बस, है ना। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, 1 मिनट और दे रहा हूं, सोच लो इसके बारे में कि क्या कहानी बनेगी इसमें आपकी। सवाल ध्यान से पढ़ो,
और ट्राई करो सॉल्व करने का। कुछ समझ में आ रहा है? 10 सेकंड बचे हैं केवल। आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा तो समझेंगे अभी, डोंट वरी, मैं हूं ना अभी यहाँ पे, ठीक है। चलो ट्राई कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। एक्चुअली देखो बड़ा ही बेसिक टाइप से सवाल पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान देना ध्यान से। बोला क्या है कि ये जो है ना, ये इसके रूट्स हैं। बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको 4 डिग्री की। अब अगर ये इसके रूट्स हैं तो आपने एक बचपन में थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 11th में या क्लास 9th में भी इवन, कि फैक्टर थ्योरम कुछ चीज होती है। क्या होती है फैक्टर थ्योरम? कि सर अगर अल्फा 1 इसका रूट है, मतलब अगर मैं इसको px बोलूं तो p ऑफ अल्फा 1 कितना होगा? 0। सेम p ऑफ अल्फा 2 भी 0 होगा, सेम p ऑफ अल्फा 3 भी 0 होगा, सेम p ऑफ अल्फा 4 भी 0 होगा। तो भाई फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? सिंपली कि अगर हमारे पास n डिग्री की पॉलिनोमियल है, अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, और हमें इनके n रूट्स पता हैं अल्फा 3 से लेके अल्फा n तक, तो आपको ये पता है कि इसके पास इतने ही फैक्टर्स बनते हैं, 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2 से लेके 1 माइनस अल्फा n तक। ये क्या बनेंगे इनके फैक्टर्स, अगर ये रूट्स हैं तो। बताओ, इतना आपको पता है ना? अगर ये रूट्स हैं या जीरोस को बोलते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएंगे इनके फैक्टर्स। और अगर हमको सारे फैक्टर्स पता होते हैं ना, तो हमें अगर दोबारा px तक पहुंचना है तो कैसे निकालेंगे? इन सारे फैक्टर्स, सॉरी ये x रहेगा ना 1 की जगह, तो इन सारे फैक्टर्स को आप सिंपली क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 से लेके x माइनस अल्फा n, और साथ में क्या लगा दो? एक लीडिंग कोफिशिएंट a। यहाँ पे a क्या होता है? लीडिंग कोफिशिएंट। ये फैक्टर थ्योरम का एक्सटेंशन है कि अगर आपको px के बारे में, सारे फैक्टर्स के बारे में पता है, और अगर आपने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा विथ लीडिंग कोफिशिएंट, तो आपको वापस से वो पॉलिनोमियल मिल जाता है। तो सवाल ने वैसा ही कुछ आपसे बोला है कि आप बताओ अगर ये इसके रूट्स हैं, मतलब भाई कि x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 और x माइनस अल्फा 4 का जो प्रोडक्ट होगा a के साथ, ये क्या मिलेगा? px। और आपको दे रखा है px कितना है? फाइनली 0 है। 0 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये आपका टर्म देखो, यहाँ पे क्या बोला गया आपको, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलिनोमियल के बराबर। पॉलिनोमियल क्या था आपका? ये था x4 प्लस 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3, यही था आपका पॉलिनोमियल। तो हमने बोला कि इनका मल्टीप्लीकेशन फाइनली क्या देगा आपको? यही देगा। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो आपको यहाँ 1 दिख रहा होगा बेटा, तो ये तो 1 दे रखा है आपको। अगर ध्यान से देखो, मैं निकालना क्या बताओ, ये टर्म, तो अगर इससे इसको कंपेयर करें तो क्या कर रखा है उसने? बस x को 1 पुट कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया आपसे, बस तो एक मजाक किया गया है बस आपके साथ। x को 1 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ? 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा 3 इंटू 1 माइनस अल्फा 4 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ? यहाँ भी लाके 1 पुट कर दो, तो भाई ये हो गया 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 कैंसिल, आंसर इज 5। तो आंसर विल बी कितना? 5। आप बताओ टफ सवाल था क्या? लेकिन आपको फैक्टर थ्योरम जो बेसिक में आपने सीखा है क्लास 9th 10th और 11th में, वो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती थी अभी तक तो अब सीख लो ना, क्या दिक्कत है, कहाँ देर हुई है तुम्हारे साथ। फैक्टर थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सवाल आता है इस पे। तो फैक्टर थ्योरम आपको ध्यान रखना है ताकि एक बेसिक अप्रोच आपको सवाल को लेकर दिखती रहे कि सवाल ने क्या, कैसे, क्या बोल रहा है। ठीक है, उम्मीद है सवाल क्लियर हो गया होगा आपको थ्योरी के साथ। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रिवर्स रिवीजन टेक्निक में काम कर रहे हैं अपन, जहां हम सवालों को देखते हैं और उसके जो सवाल एग्जाम में आ सकते हैं उसकी एक्यूरेटली थ्योरी, क्या आपने पूरे चैप्टर को पढ़ रखा है थ्योरेटिकली, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे क्वेश्चंस में जो थ्योरी लगने वाली है वो आपको आती है या नहीं आती है। नहीं आती है तो मैं सिखाता हूँ, आती है तो अच्छी बात है, सॉल्व करो क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए
थोड़ा आगे बढ़े इससे। नेक्स्ट ये सवाल देखिए ध्यान से एंड ट्राई टू क्लियर दिस आउट। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां भी एक बहुत ही प्यारी टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, मन खुश हो जाएगा आपका। देखो साथ साथ चलते हैं, है ना। देखो है क्या, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसने क्या बोला आपसे, रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। तो कुछ तो देखा हो आपको लगता है। अगर आपको एक कंसेप्ट में सिखा देता हूं, पहले आपको आता है कि नहीं आता है आप बताना मुझे। एक कंसेप्ट का नाम है AMGM कंसेप्ट। AMGM कंसेप्ट, तो आपको पता है AM क्या होता है बताओ, सभी का समेशन अपॉन, मान लो जो एक्साई था, जो भी तुम्हारे पास इनपुट्स थे सबका समेशन अपॉन n, और GM क्या होता है बताओ, सबका प्रोडक्ट टू दी पावर 1/n। ये आपने सीखा है। और एक रिलेशन होती है हमेशा इन दोनों के बीच में कि भैया AM जो है ना वो हमेशा GM से क्या रहेगा, बड़ा या फिर बराबर। ये फिक्स है। बस कंडीशन क्या है कि आपने जो भी इनपुट्स लिए हैं सब के सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर है मेरी बात। ये AMGM कंसेप्ट बोलता है, इसको हम यूज करते हैं। एक टैग लाइन दे रहा हूं मैं आपको केवल, जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। टैग लाइन ये है कि AMGM कंसेप्ट कब लगाना होता है हमें। AMGM कंसेप्ट होता है कुछ, बट अप्लाई कब करना है ये पता होना इंपॉर्टेंट है। कब अप्लाई करना होता है, अगर आपको बोला जाए कि भैया सम, किसी भी सम का मिनिमम निकालिए आप, या और यहां पे गिवन क्या होता है, आपको प्रोडक्ट पता हो, सम का मिनिमम निकालना हो और प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पता हो। वहीं अगर आपको प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना है और आपको सम पता हो, इन दोनों में से कोई भी काम आपको करना हो, मतलब सम का मिनिमम निकालना हो और प्रोडक्ट पता हो, प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना हो और सम पता हो, तो आप AMGM कंसेप्ट का यूज बेधड़क कर सकते हैं। आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा AMGM कंसेप्ट से। तो अगर यहां देखें ध्यान से, तो हम देखो एक टर्म लिखते हैं सिंपल सा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। तो सम का मिनिमम निकालना है। इनपुट के तौर पे क्या एक्स स्क्वायर है, जो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, 1/x स्क्वायर है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। और इसका प्रोडक्ट अगर देखो आप तो पता है आपको कितना 1 आएगा प्रोडक्ट, तो इनडायरेक्टली पता है ना। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे कि सर AM क्या होता है हमेशा GM से बड़ा या फिर बराबर। तो हम कहानी क्या बोले कि सर AM का मतलब क्या, दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू GM। GM क्या, प्रोडक्ट मतलब 1 टू द पावर हाफ। मतलब अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है ये 2 से बड़ा या बराबर आ गया। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर है, मतलब इसका मिनिमम कितना है बेटा 2। तो इसका मिनिमम कितना होता है हमेशा 2। अब मैं इतना आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ पे होता, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ 1/x स्क्वायर होता, तो आप आंसर सिंपली क्या बोलते 2 से इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फिलहाल एक ट्विस्ट कर दिया इसने कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है। तो हम भी थोड़ा सोचते हैं उसी ट्विस्ट कर जैसा में। हमने क्या किया सिंपल से देखो ध्यान से, हमने ये करा सिंपली यहाँ पे क्या कि सर इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना दिया ना, और ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 है ही। अब क्योंकि तुमने +1 किया है तो -1 करना तुम्हारा दायित्व है, तो -1 साथ में कर देते हैं। फायदा क्या मिला कि ये टर्म और ये टर्म के बारे में पता है मुझे। क्यों, हम वापस से यहाँ क्या लगा देंगे AMGM कंसेप्ट। अगर ना भी लगाओ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मिनिमम कितना होता है 2। आप चाहो तो लगा भी दो, लगा दोगे तो बताओ क्या आ जाएगा कि सर इनका सम जो है ये टर्म अपॉन में कितना 2 टर्म है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बताओ 1 के। मतलब सम यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 से बड़ा ही होना चाहिए। तो हमने कुछ नहीं करा, बस इस टर्म को सेम कर दिया सो दैट ये कैंसिल हो जाए ड्यूरिंग GM, ताकि हमें प्रोडक्ट पता चल जाए इनडायरेक्टली। क्लियर है मेरी बात। ये करते आपको पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 और -1 करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ हमको 1। 2 - 1, ये 2 देगा मिनिमम और 1 तो कांस्टेंट है ये वाला, तो मिनिमम कितनी हो गई 1। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 1 से इनफिनिट। देख रहे हो क्या ट्रिक में सवाल सीखा है अपन ने। बट ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना। यही तो फायदा है रिवर्स रिवीजन का, जहां मैं थियरी तुमको साथ में क्लियर करता हूँ कि ये सवाल किस बैकग्राउंड का है। अगर आपको बैकग्राउंड आ जाएगा तो सवाल दोबारा आ जाए तो भी आप संभाल लोगे उसको, क्योंकि सर ने ये सिखा रखा है कि ये कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा,
ये सवाल उम्मीद था आपको क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो जस्ट मूव आउट टू। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको, कि देखो जो मैं थ्योरी लिखवाता हूँ ना, इन थ्योरी का एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करो साथ साथ ही। इन थ्योरी को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहना है, ताकि आपको ये थ्योरी से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको झपट्टा मार देना चील की तरह उसके ऊपर कि भाई ये सवाल तो मेरा है, ये बनना ही चाहिए, एडी सर ने सिखाया है मुझे। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलो अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस पे सोचिए और समझिए कि क्वेश्चन ने क्या कहा है, कैसे कहा है। चलिए फटाफट कीजिए इसको भी। ये क्वेश्चन ना पता है बच्चों को हमेशा फंसाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपकी सीरीज के अंदर है, जीनियस सीरीज के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों को फंसाता है। ध्यान दो, सवाल ने क्या बोला है आपसे कि भाई एक इक्वेशन है आपके पास और एक और इक्वेशन है, इसके पास एक रूट कॉमन है बेटा, बस एक रूट कॉमन है, तो आपको कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट याद होगी, याद है कि नहीं? जैसे कॉमन रूट की अगर बात करते हैं अपन, एक बार फटाफट देख भी लेते हैं इसको ताकि आपका रिवर्स रिवीजन चल जाए। कॉमन रूट क्या होता है भाई? कॉमन रूट कंडीशन क्या होती है? तो आपको याद होगा, अगर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 दो इक्वेशंस हैं और आपको ये बोला गया है कि दोनों के पास रूट्स कॉमन है, तो पहला तो ये बनेगा कि एक ही रूट कॉमन है केवल। अगर एक कॉमन रूट के बारे में बोला जाए तो याद होगा कंडीशन, याद है क्या होता था? याद करो, सिंपल सा मैंने सिखाया था आपको वैसे कि दूर वाले का स्क्वायर करना होता है। देखो अगर मैं इसको नीचे लिखूँ, यहीं पे मैं इसको लिखता हूँ ना, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ध्यान देना, वन कॉमन रूट कंडीशन कैसे लिखते हैं याद बिना किए हुए। दूर वाले को पिक करो, a1c2 माइनस a2c1, दूर वाला दिख रहा है, a1c2 माइनस a2c1 का स्क्वायर, दूर वाले का स्क्वायर किसके बराबर होता है? नजदीक वाले के सिंपल मल्टीप्लीकेशन, मतलब a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1 टाइम्स क्या? अगला वाला b1c2 माइनस b2c1। दूर वाले का स्क्वायर, नजदीक वाले का सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इस टेक्निक से याद रखते हो ना आप तो कभी भूलोगे नहीं कॉमन रूट कंडीशन सिंगल कॉमन रूट के लिए। और दूसरा कौन सा होता है? अगर बोथ रूट्स कॉमन हो जाएं, अगर दोनों रूट्स ही कॉमन हो गए मतलब इक्वेशन कैसे होते हैं बताओ? आइडेंटिकल हो जाती है तुम्हारी इक्वेशन। और अगर इक्वेशन क्या हो गई? आइडेंटिकल, तो सिंपल क्या होते हैं? उनके रेशियोज आपस में क्या होते हैं बताओ? बराबर, मतलब a1/a2 शुड बी b1/b2 शुड बी c1/c2, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे तुम्हारे? बराबर। ये कॉमन रूट कंडीशन चलती है जो आपको याद रखनी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा था कि यहाँ बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, रीजन बड़ा बेसिक सा है इसका कि आप देख रहे हो कि सर एक रूट कॉमन है तो बच्चे लगा लेते हैं वन रूट कॉमन कंडीशन और फंस जाएंगे अल्टीमेटली। फंसते हो कि नहीं बताओ तुम भी? अब मेरा ये सवाल है, यहाँ पे जब भी तुम्हें वन रूट कॉमन दिया जाए ना तो एक बार ना जो इक्वेशन आपको दिख रही है उस इक्वेशन को देख तो लो ध्यान से। अगर इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो बताओ क्या आ रहा है? 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। अल्टीमेटली सॉल्व करें तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, ये तो गया, ये कितना गया? -4। तो भाई डी तो निगेटिव है इस इक्वेशन का, और अगर डी निगेटिव मतलब रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। और आपको सिखाया गया है बचपन से कि इमेजिनरी रूट्स कभी सिंगल लाई ही नहीं करते, वो हमेशा पेयर में होते हैं। मतलब क्या? अगर इसका एक रूट जो अल्फा था तो अगला, अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा था तो अगला क्या होगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा, मजबूरी है। और अगर इसके जो इमेजिनरी रूट्स थे अगर वो कॉमन हुआ तो अगले वाले को भी कॉमन होना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पेयर में होते हैं। मान लो अल्फा और बीटा है, इसका गामा और डेल्टा है, तो आपने बोला कि भैया अल्फा कॉमन हो गया, अल्फा और गामा इक्वल हो गया। अगर अल्फा गामा इक्वल है तो अल्फा का जो कॉन्जुगेट होगा, अल्फा का जो कॉन्जुगेट होगा वो अपन क्या बोलेंगे कि उस कॉन्जुगेट को भी फिर इसके बराबर होना पड़ेगा, अगले के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या?
ये एक्चुअली में पता है कौन सी कंडीशन है, ये है बोथ रूट्स कॉमन कंडीशन। और जब बोथ रूट्स कॉमन कंडीशन आ गई तो भैया सवाल में बचा ही क्या, ये लगाना है केवल, तो लगा दो ना 1/a 2 λ/b और लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/c शुड बी सम कांस्टेंट मान लेते हैं k। अब एक कहानी और इसने बोली है कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, तो आपको लैम्डा की रेंज निकालनी है। तो लेंथ ऑफ साइड्स में आपको एक बचपन सिखाया गया है क्या, देखो यहाँ से a कितना 1/a हुआ कि क्या हुआ, हाँ 1/a, ठीक है। तो यहाँ से आप बताओ a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, इसको उल्टा करके लिखेगा यार, थोड़ा आसान पड़ेगा सोचने में, क्योंकि हमें ABC निकालना है अल्टीमेटली, तभी तो कंडीशन लगा पाएंगे ना। इसको मैं उल्टा लिखता हूँ ना, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करता हूँ, तो यहाँ से आप ये देख पाएंगे ये आ जाएगा a/1 इक्वल्स टू b/2 लैम्डा इक्वल्स टू c/λ² प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू कितना k मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू k के बराबर आ रही है, b आ रही है 2 λ k और c आ गया आपका λ² प्लस 1 k, ठीक है भाई। अब देखोगे क्या है तुम्हारे पास, ये है तीनों एक ट्राइंगल के साइड्स। तो क्या ट्राइंगल में कंडीशन होती है, कुछ याद है आपको, ये तो पक्की कंडीशन याद होगी आपको कि दो साइड्स का सम क्या होता है, तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। ये तो पढ़ा होगा आपने कि दो साइड्स का सम तीसरे से हमेशा क्या होता है, बताओ बड़ा। तो लगा देते हैं इसको, तो आप बताओ a कितना आया था आपका, अगर देखा जाए तो, एक सेकंड में इसको ठीक कर लो जरा, आप देखो यहां से, तो a कितना आया था बताओ आपका, a थी आपकी k के बराबर, तो भाई k प्लस b थी आपकी 2 λ k के बराबर, ये बड़ी होनी चाहिए c से, c कितनी थी आपकी λ² प्लस 1 k। पर तो कांस्टेंट k को जो किया अपन ने पॉजिटिव इंटीजर मान रखा है, तो आप k को तो हटा ही दो, फालतू की वेरिएबल बढ़ा रहा है नहीं। तो फाइनली को बचा क्या, बचा ये λ² प्लस 1 शुड बी लेस देन 2 λ प्लस 1, तो ये 1 से 1 गया है कि नहीं, λ² प्लस 1 शुड बी 2 λ प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से बताओ कुछ छोड़ रखा है क्या अपन ने, सही लिखा है, a k था, b 2 λ k था और c यही था, ठीक है। मतलब k कैंसिल हो गया, 2 λ प्लस 1, हाँ ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, लैम्डा आ गया कांस्टेंट का मतलब कॉमन इंटू λ-2 शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ से क्या आ गया, वीवी को मैंने सिखाया आपको पिछले लेक्चर में, याद है कि नहीं, 0 और 2, तो ये चलेगा प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए कौन सा माइनस वाला, क्योंकि नेगेटिव दे रखा है, तो माइनस वाला अपना आंसर हो गया। तो लैम्डा की बताओ रेंज क्या आ गई तुम्हारे पास, 0 से लेकर के 2 तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, है कि नहीं। अदरवाइज अगर आप सिंगल रूट कंडीशन लगा दोगे ना, तो क्वेश्चन के ट्रैप में आ जाओगे, और ये अक्सर बच्चे होते भी हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने क्या बताया आपको, जब भी वन रूट कॉमन कंडीशन आ जाए तो एक बार चेक करो कि कहीं उसके रूट्स इमेजिनरी तो नहीं है, क्योंकि रूट्स के इमेजिनरी होता क्या है कि आपके दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं फिर कॉमन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके सामने ये वाली बात, कि दोनों रूट्स कॉमन ना हो जाए, ठीक है। अब है क्या, देखो ऐसे तो अपन ने क्वेश्चन देख लिए हैं 5 आज, बट मैं तो तुमको 5 क्वेश्चन ज़्यादा होमवर्क देता हूँ ना, ये 3 4 और ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे पास ये होमवर्क में आते हैं। बट बहुत सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में बोला था कि सर आप इन क्वेश्चंस में बस हिंट कम से कम दे दिया करो, सो दैट वी कैन ट्राई इट इन अ गुड वे, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ आपके लिए, सारे क्वेश्चन अपन इन 5 को सॉल्व तो नहीं करते हैं, आपको सॉल्व करना होता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपके लिए कि इन क्वेश्चंस के हिंट कर देता हूँ, सो दैट आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ईजी तरीके से सोच सको और सॉल्व कर सको। देखो ध्यान देना है अच्छे से, फटाफट तरीके से, फटाफट एक मिनट में निपटाते हैं इसको, है ना। बोला क्या है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो भैया आपको दिख रहा है ना कि अल्फा क्या है दोनों में कॉमन, अगर दोनों में अल्फा इज कॉमन, इसका मतलब क्या कि आपको सिंगल कॉमन रूट कंडीशन जो मैंने सिखाई जिस आपको पीछे अभी, वो लगा देनी है। वो लगा के पहले लैम्डा निकाल लीजिएगा, और लैम्डा आ गया तो भाई आपके पास पूरी इक्वेशन पड़ी है, आप यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से अल्फा गामा निकाल लो, और आपको ये पूरी इक्वेशन पड़ी है तो आप वहां से सॉरी अल्फा बीटा निकाल लो इससे, और इससे अल्फा गामा निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। अल्फा बीटा गामा सब पता है, फिर जो भी पूछा है उसने वो आप निकाल सकते हो। हिंट क्लियर है, उम्मीद है आप क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ मैं को हिंट देता हूँ आपको मैं। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बड़े फेमस हैं जेई लेवल पे, जो आपको क्या दिया जाता है बताओ, आपको देखो यहाँ पे बस एक बात करनी होती है ऑब्जर्व, कि यहाँ पे जो आपको 2 फैक्टर्स गिवन है, अगर आप इन फैक्टर्स का डिफरेंस निकालते हो ना, वो हमेशा कांस्टेंट है हर टर्म में। ध्यान दे दो एक बारी,
देखो 40 माइनस ए माइनस 20 माइनस ए कितना आ रहा है 20 के बराबर। सेम 60 माइनस ए माइनस 40 माइनस ए क्या आ रहा है 20 के बराबर। यहां भी देखो तो 20 के बराबर। तो आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे आपको ऊपर जो है ना, ऊपर न्यूमरेटर में इन दोनों फैक्टर्स के डिफरेंस की फॉर्म में न्यूमरेटर को आपको रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब क्या, थोड़ा टिपिकल समझना हो सकता है, तो मैं एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं आपको कि सोचेंगे कैसे। मैंने क्या बोला कि आप पहले तो ये करो, आपका डिफरेंस कांस्टेंट है ना, तो आप उस डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पूरी सीरीज को। मतलब ऊपर क्या है मेरे पास 20 है ना, 20 बाय जो भी टर्म है नीचे, या मैं इसको राइट प्लेस से लिखता हूँ। देखो 20 है ना ऊपर, तो ऊपर मैंने क्या, यहाँ देखो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा, यहाँ भी 20 आ जाएगा, और 1/20 अपना कहाँ आ जाएगा बताओ, बाहर आ जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाले 20 को इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिख दो। लिख सकते हो ना आराम से, अब कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। मतलब बताओ सिंपली क्या हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा 40 माइनस ए माइनस 20 माइनस ए अपॉन में क्या था तुम्हारे पास 20 माइनस ए माइनस 40 माइनस ए, सॉरी इंटू 40 माइनस ए। फिर था अगला प्लस, ये भी 20 है तो इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिखो उसको। मतलब 60 माइनस ए माइनस 40 माइनस ए अपॉन में क्या था भाई, जो था लिख दो उसी को, 40 माइनस ए इंटू 60 माइनस ए। सेम लास्ट टर्म में भी करेंगे अपन, 20 को हम क्या लिखेंगे 200 माइनस ए माइनस 180 माइनस ए अपॉन में 180 माइनस ए इंटू 200 माइनस ए। ठीक है भाई, ये सीरीज तुम्हारी पूरी थी। अब देखो फायदा क्या होगा पता है, जब तुम इस सीरीज को सेपरेट करोगे, मतलब सेपरेट का मतलब क्या, आप 40 माइनस ए अपॉन ये करोगे ना, तो 40 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और सिंपली क्या बचेगा 1/60 माइनस ए। अगला बताओ, जब -20 माइनस ए नीचे आएगा तो 20 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और 40 माइनस ए बच जाएगा। मतलब ये कितना बचेगा -1/40 माइनस ए। फिर अगले में आओ, यहाँ देखो इसको अलग 60 माइनस ए को अलग करोगे तो 60 माइनस ए कैंसिल होगा और क्या बचेगा 1/40 माइनस ए माइनस, फिर क्या होगा 40 माइनस ए कैंसिल और क्या बचेगा 60 माइनस ए, एंड सो ऑन चलेगी ये सीरीज। यहां भी अगर देखोगे तो 200 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और 1/180 माइनस ए बचेगा और माइनस 180 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा तो 1/200 माइनस ए बचेगा। ये आपकी सीरीज जो है ये 1/256 के बराबर दे रखी है। क्लियर है? तो आप अगर देखो तो एक मिराकल हुआ है यहाँ पे। मिराकल ये हुआ है कि ये टर्म कैंसिल हो गए और अगला बताओ क्या आएगा पता है, सेम तरीके से 1/60 माइनस ए प्लस 1/80 माइनस ए, तो 60 माइनस ए वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन, बीच के सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर फर्स्ट से पहला टर्म बचा है तो लास्ट से भी पहला टर्म बचेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे इस सीरीज के। मतलब यू हैव द फाइनल इक्वेशन एज 1/20 टाइम्स 1/60 माइनस ए माइनस 1/200 माइनस ए इक्वल टू 1/256। अब इसको आपको सॉल्व करना आराम से आता है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। सिंपल एलसीएम लोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करोगे, क्वेश्चन खत्म। तो ध्यान देने योग्य बात क्या थी इसमें कि ऐसी सीरीज को समझेंगे कैसे, तो मैंने बता दिया आपको। समझने का तरीका सिंपल क्या था कि भाई डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो आपका काम हो गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई जरूर करना ना, अच्छे क्वेश्चन है ये और आएंगे ये जेईई में, ध्यान रखना। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो समथिंग टू दी पावर क्या करें कि 1 बन जाए। यहाँ पे देखो 2 केस बनते हैं एक्चुअली, 2 नहीं 3 बन सकते हैं एक्चुअली में, कि अगर हमने बोला कि सर a की पावर b मान लो 1 है तो यहाँ क्या क्या केस बन सकता है। तो पहला केस तो ये बन जाए कि सर a कोई भी रियल नंबर हो और b कितना बन जाए 0, तो अपना काम हो जाएगा। अगला केस क्या बन सकता है कि सर a जो है ना वो 1 बन जाए फिर b कोई भी रियल नंबर बन जाए। अगला केस ये बन सकता है ना यार कि a 1 बन जाए बाकी b कोई भी रियल नंबर बन जाए, तो हमें चलेगा। एक और केस बनता है एटलास इसमें कि a जो है -1 हो जाए और b क्या हो जाए एक इवन नंबर, तो भी अपना काम बन जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो आप ये तीनों केसेस को 1 बाय 1 बोलोगे। केस 1 में अपन है कि a कोई भी रियल नंबर है, चलेगा अपने को, a कुछ भी हो मतलब नहीं है हमें, b को बस 0 कर दिया, वहां से एक सॉल्यूशन आएगी x की, उसको लोगे। फिर a को 1 करोगे जो बेस में है उसको 1 करो और b बोलो कुछ भी हो जाए मतलब नहीं है, तो उससे तुम्हें एक और सॉल्यूशन मिलेगी। फिर a को -1 करके देखो, -1 से हो नहीं पाएगा इस वाले केस में क्योंकि मॉड ले रखा है इसने, तो यही दोनों केसेस से आपको आंसर ये वाले क्वेश्चन का मिल जाएगा।
और वही इसने पूछा है कि कितने सॉल्यूशन हैं ये बताओ। आसान क्वेश्चन लग रहा है, ट्राई करना खुद से, थोड़ा दिमाग खुद का खर्च करो, ज़्यादा दिमाग डेवलप हो, तभी तुमको मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ केवल एक दिन में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है भाई, तो बोला है सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस। तो ये तो आपको दिख रहा है, ये तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या है आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको सिंपल क्या देखना है, देखो कांस्टेंट वेरिएबल को निकालना है हमें, जो हर बार रिपीट कर रहा है, रिपीटेटिव वेरिएबल को निकालना है, ताकि उसको हम टी मान लें तो मेरा पूरा इक्वेशन टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आप बताओ इस वाले टर्म में कांस्टेंट आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है हर बारी, तो आपको दिख रहा होगा 2 की पावर x। देखो ये 2 की पावर x का स्क्वायर है, मतलब अगर देखें इसको हम t मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा बताओ, t स्क्वायर। और ये 2 की पावर x प्लस 1 का मतलब क्या, इसको बाहर निकाल लो, 2 को पावर 1 को बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2 की पावर x, मतलब 2 टाइम्स t प्लस 1। अगला इक्वेशन सिंपल क्या हो जाएगा बताओ, ये 4x मतलब t स्क्वायर माइनस, अब 2 की पावर 3 को बाहर निकाल लो तो 8 टाइम्स t प्लस 16 इक्वल टू 3। अब ये है क्या बताओ, 2 रूट्स है तुम्हारे पास, 2 रूट्स है ना, तो एक को उस तरफ ले जाओ और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, जो अपन बचपन से किया है वो तो अपने को आता ही है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे तुम्हारा काम यहाँ पे बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। ऐसे देखो यहाँ पे मैं कहते वो भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ दिख गया है मुझे, क्योंकि देखो ये क्या है समझ में आ रहा है तुम्हें, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और ये क्या दिखा है तुम्हें, ये t माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, फिर सवाल सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको टी स्क्वायर और सिंपली टी में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा एंड यू कैन गो अहेड। क्वाड्रेटिक में नहीं, लीनियर मिलेगा, केवल लीनियर मिलेगा, काम हो जाएगा तुम्हारा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेई के लेवल पे, लेकिन हमें लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए बस। और कोई सवाल बचा है क्या भाई, एक सवाल हमको तलाश किया बच गया है, ध्यान देख लो क्या है यहाँ पे, फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर पॉजिटिव। देखो अगर रूट्स कभी तुमको पॉजिटिव बोले जाएं कि मेरे जो दोनों रूट्स है ना वो दोनों रियल तो हैं और साथ साथ पॉजिटिव भी हैं, तो भाई देखो पॉजिटिव का मतलब ये रूट्स हैं कि दोनों रियल रूट्स हैं, तो ये अल्फा और ये बीटा पॉजिटिव है, तो ये मंजरी की तो बात नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, रियल की बात कर रहा होगा। तो दोनों रूट्स क्या हैं, रियल हैं और पॉजिटिव हैं, मतलब पॉजिटिव साइड पे हैं। तो आप क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हो बताओ यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या बोल सकते हो कि सर मेरा जो वर्टेक्स है ना, जो मेरा वर्टेक्स है वो कहाँ रहेगा बताओ, पॉजिटिव साइड पे। और मैंने कल बताया था आपको कि x इक्वल टू माइनस b/2a क्या होता है मेरा वर्टेक्स। तो आप कंडीशन नंबर पहला क्या लगा देते हो सिंपली कि सर माइनस b/2a क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। दूसरा हम इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं इसका कि सर अगर देखो आपका अगर पॉजिटिव है और आप a को देखो ध्यान से, तो a आपका अननोन है फिलहाल, तो हमें a के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा या ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो 2 केस बन सकते हैं इसके, है ना, या तो ग्राफ ऐसा बने या तो ग्राफ ऐसा बने, दोनों केस बन सकते हैं। दोनों ही केस में माइनस b/2 तो पॉजिटिव होगा, तो वी कैन टेक इट एज अ कॉमन कंडीशन। और क्या बोल सकते हो आप, और ये बोल सकते हो कि सर रूट्स क्या हैं, रियल है ना, पॉजिटिव की बात कर रहा है तो भाई d मस्ट बी पॉजिटिव और इक्वल टू भी हो जाए तो भी चलेगा, आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बस पॉजिटिव की बात करी है उसने, अलग अलग होंगे ऐसा कुछ तो बोला नहीं है उसने। तो d मस्ट बी पॉजिटिव इक्वल टू 0। क्या और कोई कंडीशन यहाँ अप्लाई करनी पड़ेगी हमें ये इंश्योर करने के लिए कि ये क्या है, बताओ क्या और कोई कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि रूट्स दोनों पॉजिटिव हो उसके लिए, या इससे सफिशिएंट है। देखो एक और कंडीशन जनरली अप्लाई करते हैं अपन कि f ऑफ 0 क्या आनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2 केस बनाने पड़ेंगे आपको कि अगर सर a कौन है, 1 माइनस a है, तो 1 माइनस a अगर पॉजिटिव है तो मतलब एंड लगा के, देन ये जो f ऑफ 0 है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे। और अगर 1 माइनस a वो निगेटिव है, मतलब ये वाला केस a निगेटिव है लीडिंग कोफिशिएंट, तो इस केस में f ऑफ 0 क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो आप चाहो तो सिंपल एक केस बना लो कि सर 1 माइनस a टाइम्स f0 जो है ना वो क्या रहेगा बताओ, वो पॉजिटिव रहेगा सर, क्योंकि यहाँ पे देखो इस वाले केस में भी क्या हुआ, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, इस केस में भी क्या दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो कॉमन कंडीशन क्या निकल के आई, सर 1 माइनस a इंटू f ऑफ 0 क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आप एक कंडीशन ये लगा देना, दूसरा ये और तीसरा ये लगा देना, आपका काम हो जाएगा। तीनों का फाइनली क्या लेंगे अपन, इंटरसेक्शन, क्योंकि सारी की सारी कंडीशंस मस्ट बी वैलिड, तो आपका काम हो जाएगा। बाकी तो इनइक्वालिटी है वो अपन ने सीखा है, रिव्यू करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो इतने ही सवाल थे, तो आज हमने सवालों का सिलसिला खत्म कर लिया है, क्वाड्रेटिक इज ओवर। और मैंने जो 20 क्वेश्चन दिए ना बेटा, आप देख लेना जेईई में 2024 के अंदर, सॉरी 26 के अंदर, आपको सवाल यहाँ से अगर नहीं मिलते हैं ना तो आप मुझे बताना,
यही सवाल आएंगे, आप एक बार इस सीरीज को कंप्लीटली समझ करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी होती है तो आपको पता है कि मैं 9 बजे लाइव आता हूँ रात में, है ना, MWF में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। तो आप वहाँ पे आके मुझसे कनेक्ट करके जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सुलझा सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।